हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस सरकारी जॉब में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अरस्तू के विषय में। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले की वीडियो में हम प्लेटो को कंप्लीट करा चुके हैं। और दोस्तों, मैं ये जो चीज़ें आपको इस ब्लैक बोर्ड पे करा रहा हूँ या आपको देना चाह रहा हूँ, वो चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मतलब आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। या तो इनसे प्रश्न आ चुके हैं और कुछ ऐसा कंटेंट है जिनके आने की संभावना है। तो आज हम बात करते हैं अरस्तू के विषय में। आपको पता ही अरस्तू प्लेटो के शिष्य थे और इनको राजनीतिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। राजनीतिक विज्ञान के जनक के साथ साथ इनको जीव विज्ञान का जनक भी माना जाता है। जीव विज्ञान का जनक इसलिए माना जाता है क्योंकि प्लेटो प्लेटो की अकादमी में एडमिशन लेने से पहले अरस्तू का झुकाव साइंस की तरफ यानी विज्ञान की तरफ था, जीव विज्ञान की तरफ था। लेकिन उस समय यूनान में सबसे फेमस अकादमी थी आपकी प्लेटो की अकादमी, और ये बहुत ही प्रतिभाशाली स्टूडेंट थे अरस्तू। तो इनकी प्रतिभा के लिए ऐसा होता है कि देखो, जहाँ ज़्यादा होशियार बच्चा होता है या प्रतिभाशाली बच्चे तो स्टूडेंट्स होते हैं कुछ, तो उनके लिए विद्यालय की खोज करना भी एक कठिन कार्य होता है, क्योंकि उनके अनुरूप विद्यालय नहीं मिल पाता। अगर उनके अनुरूप विद्यालय नहीं होगा तो वो अपनी प्रतिभा का पूरा प्रदर्शन नहीं कर पाते। तो उस समय यूनान में सबसे फेमस, आपको पता ही है, प्लेटो की अकेडमी थी। तो उससे प्रभावित होकर के अरस्तू ने वहाँ या उनके गार्जियंस ने वहाँ उनका एडमिशन कराया। पहले वो राजनीतिक विज्ञान या दर्शन शास्त्र को नहीं पढ़ना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें कहीं ऐसा विश्वविद्यालय नहीं मिला तो प्लेटो से प्रभावित होकर के इन्होंने प्लेटो की अकेडमी में एडमिशन लिया। तो अरस्तू का जन्म 384 ईस्वी में, इंपॉर्टेंट है, देखिए 384 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 322 ईस्वी, यानी कि इनका जीवन काल है वो 384 से 322 बीसी है। इनका जन्म स्थान है मकदूनिया के स्टेग्रा प्रांत में। इनका जो जन्म है मकदूनिया के स्टेग्रा प्रांत में हुआ था। एथेंस क्यों आए थे ये मैंने बता दिया है। प्लेटो की अकादमी में प्रवेश लिया था इसलिए ये एथेंस आए। और इनके पिता जो थे मकदूनिया के शासक सिकंदर के दादा, जो मकदूनिया के शासक थे और सिकंदर के दादा अमितांस द्वितीय के यहाँ पर शाही चिकित्सक थे। एक डॉक्टर थे, शाही चिकित्सक थे। तो जो शाही चिकित्सक हुआ तो आप ये जानते ही हैं कि उन्हें वहाँ पर राज दरबार में हमेशा या राज्य महल में ही रहना होता होगा। और इनके पिता का नाम, अरस्तु के पिता का नाम निकोवेक्स था। निकोवेक्स, क्या नाम था? निकोवेक्स था। और ये परिवार के साथ ही, निकोवेक्स अपने परिवार के साथ शाही महल में रहा करते थे। और इनके गुरु का नाम प्लेटो था और इनके शिष्य थे सिकंदर महान, सन ऑफ फिलिप द्वितीय, जो फिलिप द्वितीय के पुत्र थे सिकंदर महान। आपके दिमाग में कभी विचार आया होगा कि सिकंदर महान इनके शिष्य कैसे बने, अरस्तु के सिकंदर महान शिष्य कैसे बने? तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं कि अरस्तु राज दरबार में ही रहते थे और अरस्तु एक बहुत ही अच्छे विद्यार्थी के साथ साथ बहुत अच्छे अध्यापक भी हुए। तो राज दरबार के ये भी जो शाही थे सिकंदर महान, तो उन्होंने उनसे शिक्षा दीक्षा ली अरस्तु से, इसलिए इनके शिष्य थे। असमानता के समर्थक थे जो अरस्तु थे, असमानता के समर्थक थे, क्योंकि वो कहते थे कि कोई चीज़ या किसी भी पृथ्वी पर किसी का भी प्रादुर्भाव जो हुआ है वो प्रकृति द्वारा किया गया है। अगर प्रकृति ने मनुष्य में भेद किया है तो सही है। मान लो मनुष्य में पुरुष और स्त्री में जो भेद किया है प्रकृति ने, तो वो उसे सही मानते थे।
उन्होंने स्त्रियों के बारे में यहाँ तक कह दिया है कि स्त्री को चार दीवारी में रहना चाहिए, और पुरुषों के लिए कहा है कि पुरुषों का सम्मान आदेश देने में है, वहीं स्त्री का सम्मान आदेश लेने में है। इन्होंने यह समानता के समर्थक थे। नागरिकता के विषय में भी उन्होंने बोला है। देखिए, जो अरस्तु हैं उनके राजनीति पे बहुत सारे विचार हैं। अरस्तु के राजनीति पे 8 विचार दिए हैं उन्होंने लगभग। तो देखिए, राज्य पर विचार क्या है अरस्तु का, ठीक है, परिवार पर क्या विचार है, संपत्ति के बारे में भी क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, और दास प्रथा के बारे में उनका क्या विचार है, संविदा या राज्य परिवार पर क्या विचार है, अरस्तु का नागरिकता पर क्या विचार है, क्रांति पर क्या विचार है, और न्याय पर अरस्तु का क्या विचार है। इन्हीं पॉइंटों को लेकर के मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है और आपको समझाने का मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन कोर्सेस परचेज किया हो, या ऑनलाइन किसी वीडियो देख रहे हो, या खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो उसमें ये एक नोट्स की तरह काम करेगा। ये वीडियो आप इसको एक बार देख लेते हैं और फिर एग्ज़ाम के टाइम देख लेते हैं, तो आपको जो आपने पढ़ा है वो आपको पूरा समराइज हो जाएगा, एकदम आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी कि हाँ ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, और ये एग्ज़ाम में जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगा रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने मिलेंगी। तो देखिए, इन्हीं सभी पॉइंटों पे हम बात करते हैं। तो नागरिकता पर बात करें तो नागरिकता के बारे में स्त्री, बच्चे, दास और विदेशी को इन्होंने नागरिक नहीं माना। अरस्तु ने स्त्री, बच्चे, दास को और विदेशी को नागरिकता देने के पक्ष में नहीं है। इन्होंने कहा है कि नागरिक वही हो सकता है जो राज्य के कार्यों और शासन में भाग लेने वाले व्यक्ति ही नागरिक हो सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि मध्यवर्गीय को शासन सत्ता देने के पक्षधर हैं। ये क्या है, शासन, जो मैंने कहा न्याय और शासन पर उनका विचार। इन्होंने कहा है कि जो अधिक धनवान व्यक्ति होता है वो अत्याचारी और अपराध की ओर उसका झुकाव होता है, वहीं अधिक निर्धन जो व्यक्ति होता है उसका जो झुकाव भी निम्न कार्यों में होता है। वह पहले अपना भ्रष्टाचार से अपना जो भंडारण करेगा, उसके बाद राज्य के लिए कुछ करेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि मध्यवर्गीय ही शासन के लिए उत्तम है, क्योंकि मध्यवर्गीय पर धनिक और निर्धन दोनों समान रूप से विश्वास करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मध्यवर्गीय को शासन व्यवस्था देनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि इन्होंने जनसंख्या के बारे में बताया है, नागरिकता के बारे में बताया, और जनसंख्या के बारे में उन्होंने कहा है कि राज्य की जो जनसंख्या है ना तो बहुत अधिक होनी चाहिए ना बहुत कम होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि राज्य की जनसंख्या 1 लाख तक होनी चाहिए, जिसमें 10% नागरिक होनी चाहिए। 10% नागरिक मतलब 10,000 नागरिक होनी चाहिए। ये जनसंख्या पर उनका विचार था। इन्होंने 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया था, तब जाकर के इन्होंने आदर्श राज्य के लिए विचार प्रस्तुत किए थे, और ये 158 देशों का तुलनात्मक अध्ययन किया था अपने एथेंस के जो भी कानून और संविधान था। इसलिए उनको तुलनात्मक पद्धति का भी समर्थक कहा जाता है। तो देखिए, वो किस किस पद्धति के समर्थक थे, तो आगमन पद्धति के समर्थक थे, तुलनात्मक पद्धति के समर्थक थे, और ऐतिहासिक पद्धति के समर्थक थे या विचारक थे। आगमन विधि के पद्धति के समर्थक थे, वहीं जो प्लेटो थे वो निगमन विधि के समर्थक थे। तो इनका उद्देश्य परंतु दोनों का उद्देश्य एक ही था, आदर्श राज्य की स्थापना करना। लेकिन आदर्श राज्य में प्लेटो आदर्शवादी विचारक थे, वहीं पर जो आपके अरस्तु हैं वो यथार्थवादी थे। इसलिए उनके बीच में यथार्थवाद और आदर्शवाद के विचारों के बीच में कहीं ना कहीं दोनों का लालन पालन अलग हुआ था। कुछ विचार भी अलग थे, वो राजशाही परिवार से थे और अरस्तु एक अलग परिवार से थे, प्लेटो अलग परिवार से थे, तो उनके विचार कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अलग थे। और जहाँ प्लेटो अरस्तु को
अकादमी का मस्तिष्क कहते थे, अपनी अकादमी का मस्तिष्क कहते थे। वहीं उन्होंने जब मतभेद हो गया उन दोनों के बीच में, तो उन्होंने उन पर एक कथन कहा है, क्रोध में आकर उन्होंने कहा कि अरस्तु उस घोड़ी के बच्चे के समान है, अरस्तु उस घोड़ी के बच्चे के समान है जो अपनी माँ का दूध पीता है और फिर उसी को लात मारता है। तो फेमस कथन प्लेटो ने कहा है अरस्तु के विषय में। यहाँ पर अवयवी और ये दोनों ही अवयवी अवयवी पद्धति के अवयवी संबंध के पुरोधा हैं। यानी सावयवी का मतलब होता है अंगी और अंग का संबंध, अंगी से मतलब होता है संपूर्ण, अंग का मतलब होता है अंगी का मतलब समझिए संपूर्ण और अंग का मतलब भाग, यानी एक पूरा शरीर है आपका वो तो हो गया अंगी, और उसके जैसे अंग होते हैं हाथ पैर कान नाक, इस तरीके से अंग होते हैं। इसलिए ये दोनों सावयवी के समर्थक थे या प्रोधा थे। इन्होंने अंगी और अंग से बताया कि राज्य जो है, राज्य अंग है तो जो व्यक्ति हैं वो राज्य जो है अंगी है और व्यक्ति क्या है, अंग है। राज्य एक पूरा जो अंग है, मान के चलते हैं राज्य एक पूरा अंग है और संपूर्ण अंग है, और ये भाग हैं जैसे व्यक्ति उनके छोटे छोटे भाग हो गए अंग के, यानी अंगी और अंग का संबंध बताया है प्लेटो ने और अरस्तु ने, दोनों इसके संबंध थे। इन्होंने कहा है कि प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए, प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो राज्य पहले है और व्यक्तिवाद, प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाता है तो क्या है, व्यक्ति पहले है और राज्य बाद में है प्राकृतिक रूप से। लेकिन अगर क्रमानुसार देखा जाए, इनका क्रम काल के अनुसार व्यक्ति का जन्म पहले हुआ है, व्यक्ति जब आया है तो जब व्यक्ति ने परिवार बनाया और परिवार के बाद गांव बनाया, गांव के बाद जिले और जिले के बाद आपका राज्य बनता है। लेकिन अरस्तु कहता है कि राज्य से ही व्यक्ति हैं, ना कि व्यक्ति से राज्य, क्योंकि राज्य को उन्होंने राज्य पर काफी बल दिया है। इन्होंने कहा है कि राज्य अगर नहीं होगा तो व्यक्ति नहीं होंगे, जो राज्य अच्छा होगा उसके व्यक्ति अच्छे होंगे, या जिस राज्य में व्यक्ति अच्छे होंगे वही राज्य अच्छा होगा। और उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से हम किसी का स्मरण करते हैं तो पहले उसका संपूर्ण अंग प्रदर्शित होता है, फिर बाद में अंग, यानी आप मेरे विषय में सोचेंगे तो कि आपको पहले एक आकार दिखेगा, या किसी के बारे में आप सोचेंगे तो पहले उसका एक पूरा फ्रेम आपके सामने आएगा, फिर आप उसके अलग से देख सकते हैं, या सोचेंगे कि कान है, अलग अलग से नहीं सोचते कि पहले कान है फिर नाक है फिर हाथ है मुंह है, इस तरीके से नहीं देखते, आप संपूर्ण देखते हैं। इसी प्रकार राज को पहले संपूर्ण देखा जाता है, फिर उसके अंगों को यानी व्यक्तियों को देखा जाता है। प्लेटो का कथन है, मैंने ये बता दिया कि अरस्तु का ये बता दिया था, और ये प्लेटो के काफी कथन है वो देखिए। प्लेटो का कथन हमने बता दिया कि अरस्तु उस घोड़ी के बच्चे के समान है जो अपनी माँ का दूध पीकर उसे ही लात मारता है। ज्ञान का देवता प्रतिभा के कारण अरस्तु को उसकी प्रतिभा के कारण ज्ञान का देवता कहा जाता है। और इनके फेमस कथन है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, व्यक्ति एक राजनीतिक सामाजिक और प्राकृतिक प्राणी है। आप इसको अलग अलग से भी पढ़ सकते हैं कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, व्यक्ति एक प्राकृतिक प्राणी है। सूद लेना एक घृणित अपराध है। अरस्तु ने कहा है कि सूद लेना एक घृणित अपराध है। जो सूद का मतलब होता है ब्याज लेना, यानी जो पैसों के बदले पैसे लेते हैं उसको कहते हैं सूद, यानी सूद लेना एक घृणित अपराध है। वहीं संपत्ति व्यक्ति के विनाश के लिए संपत्ति व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है, यानी संपत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अति आवश्यक है। अगर संपत्ति नहीं होगी तो व्यक्ति अपना विकास और अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। और उन्होंने कहा है कि आवश्यकता से अधिक, वहीं इसका एक दूसरा स्टेटमेंट है कि आवश्यकता से अधिक धन व्यक्ति के व्यक्तित्व को नष्ट कर देता है। आवश्यकता से अधिक धन व्यक्ति के व्यक्तित्व को नष्ट कर देता है, यानी अधिक धन आ जाएगा तो लोग अपराध की ओर
झुक जाते हैं। इसलिए ये क्या है कि अधिक धन भी लोगों को उसके व्यक्तित्व को नष्ट कर देता है। यूनानी अर्थव्यवस्था के दो स्वरूप बताए इन्होंने, एक तो कृषि है और दूसरा है दास। कृषि को बताया है निर्जीव संपत्ति और वहीं दास को बताया है सजीव संपत्ति। और दास को बताया है घरेलू नौकर, घरेलू कामकाज करने वाला दास को बताया है। और आदर्श इसके अरस्तु के आदर्श राज्य की जो विशेषताएं हैं, पर्याप्त जनसंख्या, निश्चित भूभाग, नागरिकता और चरित्र। पर्याप्त जनसंख्या में मैंने बताया कि उनकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 1 लाख होनी चाहिए और 10,000 नागरिक होने चाहिए, यानी 90,000 लोग और 10,000 नागरिक, यानी 1 लाख का 10% कितना हो गया, 10,000 नागरिक होनी चाहिए। पर्याप्त जनसंख्या होनी चाहिए, निश्चित भूभाग होना चाहिए। किसी भी राज्य के लिए निश्चित भूभाग होना आवश्यक है। निश्चित भूभाग से मतलब है कि जो भी अगर किसी के पास समुद्र की सीमा है तो उसकी समुद्र की सीमा भी बताई उन्होंने कि कहाँ तक उसकी सीमा, समुद्र के अंदर भी उस राज्य की सीमा होनी चाहिए या होती है। नागरिकता के विषय में मैंने बताया कि उन्होंने किस किस को नागरिक मानते हैं और किसको नहीं मानते हैं। वहीं चरित्र, जिस चरित्र के बारे में मैंने बताया कि चरित्र, जिस राज्य का चरित्र अच्छा होगा, जिस राज्य के व्यक्तियों का चरित्र अच्छा होगा, उस राज्य का चरित्र जिस व्यक्ति या जिस राज्य का चरित्र अच्छा होगा वह राज्य अच्छा होगा, और जो राज्य अच्छा होगा उसमें चरित्र भी अच्छा होगा। अतः दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। मैंने यहाँ देखो उसके अरस्तु के जीवन काल पर भी व्यवस्था कर दी, कब उनका जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, कहाँ उनका जन्म हुआ, किस तरीके से वो सिकंदर महान के गुरु बने, और उन्होंने एक शब्द बोला था राजनीति, जो सर्वप्रथम राजनीति शब्द का प्रयोग किया था वह अरस्तु ने ही किया था। अरस्तु की अकादमी का नाम है लीसियस। आप ये भी याद रखते रहिए कि अरस्तु की अकादमी का नाम है लीसियस, और उन्होंने सर्वप्रथम के शब्द का प्रयोग किया था तो राजनीतिक शब्द का प्रयोग किया था। और देखिए, ये राजनीति के पहले ऐसे विचारक है जिन्होंने राजनीतिक विज्ञान से नीति शास्त्र को अलग किया था। अरस्तु एक पहले ऐसे विचारक थे जिन्होंने राजनीति से नीति शास्त्र को अलग किया था, इसलिए इनको राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने इनके जीवन के बारे में बताया और मैंने बताया कि राजनीति पे क्या क्या इनके विचार थे, किस किस पर उन्होंने विचार दिए हैं, और इनकी अकेडमी का क्या नाम था। अब प्लेटो ने इनके बारे में क्या कहा है, और ये किस संबंध, अवयवी संबंध, अंगी और अंग के संबंध को मानते थे। और उन्होंने बताया कि प्राकृतिक रूप से राज्य पहले है, और कालक्रम के अनुसार देखा जाए तो व्यक्ति पहले है। प्राकृतिक रूप से राज्य पहले है, प्राकृतिक रूप से राज्य पहले कैसे, प्राकृतिक रूप से राज्य पहले इसलिए है क्योंकि पहले हम किस तरीके से बात करते, पहले परमात्मा फिर आत्मा, इस तरीके से होता है। परमात्मा, पहले परमात्मा है फिर उसके बाद आत्मा है। इसी प्रकार से पहले मुर्गी है उसके बाद अंडा है। इसी प्रकार से पहले राज्य है। अगर हम किसी के विषय में अगर जानना हो तो पहले हम उसके राज्य के बारे में जानेंगे, फिर व्यक्ति के बारे में जानेंगे। लेकिन कालक्रम के अनुसार देखा जाए तो पहले मनुष्य आया और उसके बाद राज्य आया। तो इसके बारे में मैंने चर्चा कर दिया है, और मैंने बताया कौन कौन सी पद्धति हैं और उनका दोनों का क्या उद्देश्य था, इन्होंने कितने देशों का संविधान का अध्ययन किया है। ठीक है, कुल मिलाकर के एक शॉर्ट वीडियो में, एक छोटे वीडियो में मैंने आपको संपूर्ण चीज़ देने का प्रयास किया है, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप कमेंट कीजिए करेंगे कि अगर कोई गलती या कोई कमी हो रही है तो आप मुझे बताएंगे तो मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करूँगा, या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट करेंगे। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इससे पहले की वीडियो में किसी ने कमेंट किया था, मैंने म्यूज़िक लगा दिया था, तो कि सर म्यूज़िक ना लगाएं बाकी सब सही है, तो मैंने आप इस वीडियो में म्यूज़िक ना लगा करके जो केवल सिंपल दिया है इसको। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।